हेलो बच्चों, नवांकुर के डिजी लेसन्स में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 6 विषय विज्ञान अध्याय 6 हमारे चारों ओर के परिवर्तन। परिवर्तन शब्द से आप सभी परिचित होंगे। यूँ तो परिवर्तन में हम अपने शरीर को भी सर्वप्रथम लें तो सबसे सही और सबसे सच्चा उदाहरण होगा। हमारे शरीर में जो परिवर्तन होते हैं आप सभी अच्छी तरह से जानते होंगे। हमारे नाखूनों का बढ़ना, बालों का बढ़ना, हमारी मांसपेशियों में खिंचाव आना या उनका बढ़ना, हम अपने शरीर के हिसाब से छोटे बड़े होना। हमारा शरीर किसी का छोटे आकार का होता है तो किसी का लंबा या बड़े आकार का होता है, कोई मोटा होता है तो कोई पतला होता है। तो सबसे सच्चा उदाहरण हम अपने शरीर से ही ले सकते हैं। यूँ तो हम पेड़ पौधों को भी देखते हैं, उनमें भी परिवर्तन को महसूस करते हैं और अपनी आँखों से देखते हैं। पेड़ के पत्ते पहले छोटे छोटे रूप में होते हैं और फिर वो बड़े होते 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 एक समय ऐसा होता है कि मुरझा जाते हैं और सूख कर पेड़ से नीचे गिर जाते हैं। छोटे छोटे पेड़ होते हैं और छोटे छोटे पेड़ होते 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 वे एक बड़ा सा आकार ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे ही हमने फूलों को भी देखा है। सर्वप्रथम जब वो यानी वृक्षों में आते हैं, पेड़ों में आते हैं तो कली के रूप में होते हैं और फिर कली से वह धीरे धीरे उनमें यानी उनका आकार बढ़ता है और बढ़ने के बाद वह फूल के रूप में आते हैं और फूल किसी किसी फूल में खुशबू होती है और वही फूल एक समय पश्चात वह मुरझाकर सूख जाते हैं। ऐसे कई हमारे आसपास आपको परिवर्तन के उदाहरण मिल जाएंगे। आपने देखा होगा कि आप जब बैलून लेते हैं, जिसे गुब्बारा बोलते हैं, वो गुब्बारा आपके हाथ में होता है तो पिचका हुआ गुब्बारा होता है और जैसे ही आप अपने मुंह से उसमें फूंकते हैं तो वह गुब्बारा फूलकर बड़ा हो जाता है। ऐसा क्या होता है, जैसे ही आपने उसमें हवा भरते हैं तो वह फूलकर बड़ा हो जाता है। बात यह है कि जैसे ही हम हवा भरते हैं तो वह हवा उस गुब्बारे जो अभी तक खाली हुआ गुब्बारा था उसके भीतर प्रवेश करता है और जैसे ही उसमें भीतर प्रवेश करता है तो वह फूलकर बड़ा हो जाता है और बड़ा का आकार ग्रहण कर लेता है। तो इस तरह से हम एक गुब्बारे में परिवर्तन देखते हैं। हम कागज़ के कई तरह के खिलौने बनाते हैं। पहले कागज़ किसी अन्य रूप में होता है और जैसे ही हम उसको एक खिलौने के रूप में ढालते हैं तो वह हमारे सामने दूसरा रूप ग्रहण कर लेता है। आप सभी बच्चों ने तरह तरह के खिलौने बनाए होंगे कागज़ के। जैसे यहाँ पे कागज़ का एक खिलौना आपको दिखाई दे रहा है। जैसे अपन जहाज टाइप का बनाते हैं और इसको जैसे ही बनाकर हम उसको हवा में छोड़ते हैं तो वह एक दिशा की ओर बढ़ता हुआ चला जाता है। यानी इस जो कागज़ का खिलौना हमने बनाया, पहले कागज़ था, फिर उसको मोड़कर हमने जहाज का रूप ग्रहण करवाया और ग्रहण करने के बाद उसमें हमने देखा कि वह यदि हम उसको हवा में फेंकते हैं तो वह एक दिशा की ओर चला जाता है, बढ़ता जाता है और फिर हम उस कागज़ को खोलते हैं तो वही कागज़ अपने पहले वाले रूप को ग्रहण कर लेता है। आपके घर में आटा गुदा हुआ देखा होगा।
आटे से आपने पूड़ी भी बनते हुए देखा है, आटे से ही आपने रोटियां भी बनते हुए देखा है। बच्चों, आप जानते हैं कि जैसे ही हम आटे को गूंथकर रोटी या पूड़ी के रूप में, जैसे रोटी होती है तो हम तवा पर रखकर उसको सेकते हैं, या पूड़ी के रूप में हम कढ़ाई में, एक भरे हुए कढ़ाई में तेल में डाल देते हैं। हम जैसे ही उसको कढ़ाई में या तवे के ऊपर रखते हैं या डालते हैं तो हम देखते हैं कि वह फूल जाता है। ये परिवर्तन कौन सा परिवर्तन होता है, आप इसके बारे में विचार करेंगे। यह परिवर्तन जो है मैं ही आपको बताता हूँ। इस परिवर्तन में क्या होता है कि जब हम आटे को पानी से गूंथते हैं तो आटे को जैसे ही हम पानी से गूंथते हैं तो उसमें नमी उत्पन्न, यानी नमी, पानी की वजह से नमी आ जाती है। और जैसे ही हम उसको बेलते हैं पूड़ी के रूप में या रोटी के रूप में, तवा पर रखते हैं या कढ़ाई में डालते हैं, तो यही नमी गरम तवे के कारण, गरम यानी जो गर्मी उसमें प्राप्त होती है, वही गर्मी और नमी, गरम और पानी, यानी एक तरह से हम समझें जो जिस पानी से हम उसे गूंथते हैं उससे वो नमी उत्पन्न होती है। और जैसे ही हम उसको गरे यानी गर्म के संपर्क में लाते हैं तो क्या होता है, ये जो भीतर जो हवा है, जो नमी है, वो हवा के रूप में परिवर्तित होके वह एक पतली सी सतह को, यानी बाहर निकलने के लिए पतली सी सतह को फुला देती है। तो इस तरह से हमें वह रोटी या पूड़ी फूली हुई अवस्था में दिखाई देती है। समझ में आया कि जैसे ही वो पानी आटे में या गुदा हुआ आटे में क्या होता है, पानी होता है, पानी यानी नमी, और जैसे ही वह गर्म के संपर्क में आती है तो वही नमी हवा बनकर बाहर निकलने का प्रयास करती है। और जैसे ही बाहर निकलने का प्रयास करती है तो वह एक पतली सी, जहाँ पे पतली सी रोटी का या पूड़ी का जो भाग होता है उसको फुला देती है। तो इस तरह से हम रोटी को या पूड़ी को फूला हुआ देखते हैं। आगे हमने कई औजार देखे होंगे, लोहे के औजार देखे हैं। अब लोहे के औजार में हमने देखे हैं अलग अलग आकार के हमें दिखाई देते हैं। यहाँ पे कुछ औजार आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे फावड़ा है, गैती है, खुरपी है, ये सब अलग अलग आकार के दिखाई देते हैं। तो ये आकार के कैसे प्राप्त होते हैं या कैसे यह आकार ग्रहण कर लेते हैं, इसकी हम जानकारी लेंगे। लोहा एक सख्त धातु है, यानी हम जब इसको ये आसानी से मुड़ने वाला धातु नहीं होता है, जो कि हम आसानी से मोड़ दे ऐसा इसमें हम कर नहीं सकते हैं। तो इसको हम भिन्न भिन्न तरह के औजारों को प्राप्त करने के लिए हम लोहे को गर्म करते हैं। और जैसे ही हम लोहे को गर्म करते हैं और उसको जैसा हमें औजार चाहिए उस औजार के अनुसार हम उसको पीटते हैं। चूँकि वह गर्म होता है और गर्म करने से हम यदि उसे पीटेंगे तो वह आसानी से हमें जिस प्रकार का हथियार चाहिए हम प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ही वह गर्म होता है तो वह गलने की अवस्था में आ जाता है, और जैसे ही वह गलने की अवस्था में आता है तो हम उसे पीटते हैं तो वह उसके अणुओं में प्रसार होता है। और अणुओं में प्रसार होता है तो हम जिस तरह
के बर्तन को प्राप्त करना चाहते हैं, उस तरह के बर्तन को हम आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे पहिया के ऊपर रिम दिखा रहा हूँ। पहिए के ऊपर रिम पहनाना आसान नहीं होता। हम वैसे रिम को पहिए के ऊपर नहीं पहना सकते। कारण ये होता है कि जो लोहे का रिम होता है वो ज़रा हार्ड होता है, सख्त होता है, और हम उसको पहिए पे पहनाने की कोशिश करते हैं तो वह हम पहना नहीं सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम क्या करते हैं, पहिए के ऊपर रिम पहनाने के लिए हम पहले रिम को गर्म करते हैं। रिम को गर्म करने पर उसके जो अणु होते हैं वह प्रसार करने लगते हैं और तुरंत हम पहिए के ऊपर रिम को पहना देते हैं। और जैसे ही रिम को पहना देते हैं और उस रिम के ऊपर फिर हम ठंडा पानी डाल देते हैं। अभी चूँकि रिम गर्म था तो वह पहिए में हमारा आसानी से हमने उसको पहना दिया, और जैसे ही हम पहना देते थे उसके ऊपर ठंडा पानी डाल देते हैं तो वह रिम पहिए को अच्छे से पकड़ लेता है। यानी साधारण सी विधि है। यदि हम पहिए के ऊपर रिम पहनाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, रिम को गर्म करेंगे और उस रिम को पहिए के ऊपर पहना देंगे, जिससे हम आसानी से हमें पहनाने में आसानी हो जाएगी। ऐसे ही हमने कई उदाहरण देखे हैं। हमने रेल की पटरियों में, दो रेल की पटरियों में हमने अंतर देखा है। दरअसल बच्चों, यह अंतर इसीलिए होता है कि जब गर्म का मौसम होता है तो यदि उसमें यानी जो लोहे की पटरियों में प्रसार होता है तो इतना जो स्थान हम छोड़ के रखते हैं तो वह आसानी से वह अपना स्थान ग्रहण कर लेता है। और ठंड का मौसम होता है तो वह जैसे ही वह सिकुड़ता है तो सिकुड़कर अपने सही स्थान पे या जो सिकुड़न होती है उससे उस पटरी पे किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। तो इसलिए हम पटरियों के बीच में भी हम अंतर रखते हैं। गर्मियों में और ठंडों में पटरियों में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। ठीक है बच्चों। अब इन सब परिवर्तन का सबसे मुख्य कारण होता है उत्क्रमणीयता। उत्क्रमणीयता क्या होती है हम बताते हैं आपको उदाहरण सहित। आप इस में आसानी से देख रहे होंगे। उत्क्रमणीय परिवर्तन, जब किसी परिवर्तन को उल्टा किया जा सकता है या उत्क्रमित किया जा सकता है तो इसे उत्क्रमित परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण, सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको बताऊं, आपने सभी में बर्फ़ खाया होगा। अब वह बर्फ़ कहाँ से आता है? पानी से बनता है। ठीक है ना बच्चों। पहले हम क्या करते हैं, फ्रिज में से हम एक तवा यानी एक बर्तन लेते हैं, उस बर्तन में हम पानी को डाल देते हैं और फ्रिज में जमाने के लिए रख देते हैं। जैसे ही वह फ्रिज में जम जाता है तो फ्रिज में जमने के बाद वह क्यूब के रूप में हमें दिखाई देता है। यानी जिस बर्फ़ को हमने अभी प्राप्त किया वह बर्फ़ पहले पानी का रूप था। हमने उसको फ्रिज में जमाया। फ्रिज में जो तापमान होता है कम होता है, कम तापमान के वजह से उसमें परिवर्तन हुआ और वह किस में परिवर्तन हो गया? बर्फ़ के रूप में। अब हम जैसे ही उसको बाहर ले आएंगे तो यह बर्फ़ पुनः पानी में परिवर्तित हो जाएगा। समझ में आया आपको कि पहले पानी फिर बर्फ़ और फिर बर्फ़ को हम बाहर लाए तो वह पुनः पानी में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह के परिवर्तन को उत्क्रमित परिवर्तन कहते हैं।
ऐसे ही उत्क्रमित परिवर्तन के ठीक अपोजिट यानी इसके विपरीत होता है अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, यानी ऐसा परिवर्तन जो कि सिर्फ एक ही दिशा में होता है। जैसे मैं आपको उदाहरण के द्वारा समझाऊं, जैसे हमने दूध लिया और दूध को दही के लिए जमा दिया। अब दही जम गया। दही जमने के बाद क्या वह दही पुनः दूध बन सकता है? नहीं। तो इस तरह के परिवर्तन को उत्क्रमित परिवर्तन कहते हैं। ठीक है ना बच्चों? अब आपने ये पाठ अच्छे से समझा। आप सभी बच्चों को धन्यवाद।